नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चाय पे चुनावी चर्चा। इस समय हम जो है सिविल लाइन क्षेत्र में हैं, जहां पर एक होटल ऐसा है, चर्चित होटल नीरज का होटल, चाय की दुकान। यहां पर देख सकते हैं किस तरह से लोग यहां पर चुनावी चर्चा कर रहे हैं, बैठे यहाँ पर से बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ चुका है। नामांकन की प्रक्रिया लोग शुरू कर चुके हैं। सपा, बीजेपी सभी ने नामांकन कर दिया है और इस समय मैं चुनावी चर्चा में यहाँ पर पहुँचा हूँ। आइए लोगों से बात करेंगे कि क्या रहेगा, इनका विधायक कैसा रहेगा, किसको चुनेंगे और सरकार किसकी बनाएंगे, किस तरह से रहेगी। बताइए कैसा रहेगा आपकी 2022 चुनाव? 2022 का चुनाव पूरी तरह से कर्मचारियों की ओपीएस पे रहेगा। जो भी सरकार अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस शामिल करेगी, कर्मचारी वर्ग उन्हीं को जिताएगा। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव? भैया हम लोग जो है ओपीएस पे वोट डालेंगे। 17 वर्षों से संघर्ष चल रहा है हम लोगों का, और इस बार आर या पार जो भी अपने मैनिफेस्टो में जो है ओपीएस का मुद्दा लेके जाएगा, बस हम लोगों का वोट उधर रहेगा। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा? भैया जो ओपीएस की बात करेगा वही इसमें राज्य पर राज करेगा। ओपीएस इज कंपलसरी। आप बताइए कैसा रहेगा? भैया वोट फॉर ओपीएस, ओनली ओपीएस, नो एनपीएस से यदि है। क्यों, मतलब 5 साल में कैसा क्या रहा? ओपीएस, अरे हमारी मांग चल रही है ओपीएस की। एनपीएस में यदि अच्छी है, अभी 4 दिन पहले माननीय योगी जी बता रहे थे, तो स्वयं अपने लिए क्यों नहीं रखते हैं एनपीएस? कर्मचारियों को क्यों एनपीएस दे रहे हैं? सांसद विधायक जितने माननीय हैं सब अपना ओपीएस में है, कर्मचारियों को एनपीएस में। एनपीएस का पैसा दिखबे नहीं करता है, कहाँ वो रखे हैं। फिर वो हमको हमारे जबरदस्ती क्यों? हम मांग रहे हैं ओपीएस, हमको उसी में रखा जाए, हमको जबरदस्ती क्यों उसमें ठेल रहे हैं? इसलिए वोट फॉर ओपीएस। जो ओपीएस आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव? उत्तर प्रदेश का चुनाव हम राज्य कर्मचारी या जो भी बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक हैं, हम लोग केवल पुरानी पेंशन की मांग करते हैं, ताकि हमको पुरानी पेंशन मिल जाए। 17 वर्षों से ये मांग चल रही है, और जो मौजूदा सरकार है इसके सभी सांसद, विधायक, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, सब लोगों ने उस समय केंद्र को चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी हम लोगों के पास भी है कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। आज जब लोग सत्ता में बैठे हैं तो इनको उस पर कान में जू नहीं रेंग रही है कि क्या किया जाए। आज उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जो कर्मचारी, हमारी तो ड्यूटी लगेगी, हम मतदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने घर परिवार को बताएंगे कि हमारे जो बुढ़ापे का पुरानी पेंशन, हम उस पर मतदान करेंगे। अपने घर वालों को बताएंगे पुरानी पेंशन पे मतदान करें। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा? जब सरकार कोई योजना लाती है तो चाहे वो गरीब जनता हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, उसके वेलफेयर के लिए लाती है। लेकिन अगर उस योजना में कोई खोट हो जाता है तो वही सरकार उसको चेंज करती है। तो एनपीएस अगर हमारे फ़ायदे के लिए लाई थी और हम उसको लेना नहीं चाहते हैं, तो सरकार को चाहिए कि उस योजना को जो है चेंज करे। जैसे भी कृषि बिल चेंज हुआ था, अभी चूँकि इतने लोग जनमानस जाके जब बताए कि हमको नहीं चाहिए, तो सरकार को मजबूर होकर कृषि बिल को वापस लेना पड़ा। उसी प्रकार से अगर 2005 के बाद एनपीएस लागू हुआ और उसका कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन करने के बाद जब कर्मचारियों ने कहा कि ये योजना हमारे लिए हितकर नहीं है, और सरकार बार बार कहती है कि कर्मचारियों के हित में हम जो भी लाते हैं वो योजना हित में लाते हैं, अगर वो हमारे हित में नहीं है तो जो गलतियां अभी तक हो गई हैं तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश हर गवर्नमेंट के पास है और वो कर भी सकती है और उसको करना भी चाहिए। इसीलिए जो भी हमें पुरानी पेंशन के लिए हमारे सुझाव को, हमारे मांग पत्र को मानेगा, हम उसके साथ पूरे परिवार के साथ, पूरे जनमानस के साथ खड़े हैं। बिल्कुल यही मेरा कहना है। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव? केवल पुरानी पेंशन, केवल पुरानी पेंशन जो देगा उसी को हम लोग वोट देंगे, पूरा परिवार से देंगे वोट। तो सुना आपने जिस तरह से लोगों का कहना है कि पेंशन का मामला जो फंसा है उसको क्लियर अगर सरकार करती है पूरा, तो तभी उसको वोट करेंगे, पूरे परिवार से दूर। कुछ नौजवान मेरे साथ बैठे उनसे बात करेंगे। कैसा रहेगा चुनाव बताइए 2022 का? चुनाव इस बार बहुत अच्छा रहेगा। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है, यहाँ से पवन पांडे जी विधायक हो रहे हैं। 5 साल जो कार्यकाल हुआ है कैसा था, किस टाइप का था? 5 साल में यहाँ अयोध्या में तो कोई कार्य नहीं हुआ है, बहुत घटिया कार्य था। आ रही है हमारी सरकार, 5 साल में अयोध्या को हम बदल देंगे, एक नई अयोध्या बनाएंगे, नई सपा आ रही है, नया विकास होगा। आप बताइए, क्षेत्र के आप पार्षद भी हैं जी, तो कैसा रहेगा आपकी? अब की बार समाजवादी पार्टी
भारी मतों से जीत रही है यहाँ पर चुनाव, क्योंकि इन्होंने विकास तो कुछ किया नहीं और टैक्स के मामले में जनता यहाँ पे बहुत परेशान है। अयोध्या में हमारे 2000 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया। सरकार, हम पार्षद लोग सभी लड़ते रहे, लेकिन टैक्स को इन्होंने कम नहीं किया और जनता बहुत परेशान है। अब कि यहाँ से पवन पांडे जी विधायक हो रहे हैं, जो जनता के बीच में लगातार बने थे और सभी के सुख दुख में वो पहुँचते हैं। और अब की भाजपा का यहाँ से अयोध्या से सफाया होगा। अयोध्या से सफाया होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश से इनका सफाया तय है। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव? किस मुद्दे पे भाजपा लड़ेगी चुनाव? उनका एजेंडा क्या है? हिंदू मुसलमान? ये एजेंडा चुनाव में होना चाहिए। विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, हॉस्पिटल की बात होनी चाहिए, जिसमें भाजपा बहुत दूर तक पीछे है। और इनको इसी विधानसभा चुनाव में जनता नकार दी है और इनको वापस बाबा को गोरखपुर भेज चुकी है। यहाँ से पवन पांडे विधायक होंगे और कैबिनेट मंत्री होंगे और मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव की? इस बार समाजवादी की सरकार बन रही है। 5 साल जो विकास कार्य हुआ वर्तमान सरकार में, कैसा क्या हुआ? विकास कार्य तो ऐसा कुछ खास है नहीं, वही राम मंदिर बन रहा है, वही चाहे जो बताएं विकास कार्य हुआ है। और तो रोजगार के मामले में कुछ नहीं रहा, बेरोजगारी बढ़ती चली गई है, रोजगार तो कहीं किसी को मिला नहीं है। युवा सबसे ज़्यादा परेशान है, पीड़ित है। आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव? नो कमेंट। चलिए, नौजवानों का कहना है कि जो सही सभी का होगा उसको देंगे, क्योंकि जिस तरह हम यहाँ मौजूद हैं, ये जो है बकायदा यहाँ पर जो हम यहाँ मौजूद हैं, ये नीरज की चाय की दुकान है। यहाँ पर हर धर्म के लोग, हर पार्टी के लोग यहाँ पर आते हैं, चाय पीते हैं और चुनावी चर्चा करते हैं और अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रूबरू कराते हैं। तो कुछ लोग और भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा। आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव? जो भी पार्टी ओपीएस की बात करेगी मैं उसी पार्टी का समर्थन करूंगा। 5 साल विकास कार्य हुए कैसे हुए हैं? मैं उस सब कुछ नहीं जानता, मैं केवल ओपीएस का समर्थन करूंगा बस। तो सुना आपने जिस तरह से लोग का कहना है कि जो हमारे हित की बात करेगी हम उसको वोट करेंगे। लेकिन आने वाली 27 तारीख को फरवरी को वोट पड़ना है। वोट डालने जब आदमी जाएगा, ये लोग जाएंगे वहाँ पर, तो क्या अपने इरादे पे उतरेंगे खरे, ये तो आने समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तहत नाम निर्देशन के चौथे दिन जनपद अयोध्या के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 4 नामांकन पत्र प्रत्याशियों द्वारा जमा किए गए। रुदौली विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार मिश्रा, बीकापुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुनील पाठक, राष्ट्रीय भागीदार पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हजारीलाल तथा गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया। अयोध्या और मिल्कीपुर विधानसभा सीट से किसी भी प्रत्याशी द्वारा आज नामांकन नहीं किया गया। कोविड प्रोटोकॉल के तहत आज गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह ने अपना पर्चा भरा। इसके बाद उन्होंने कहा कि गोसाईगंज की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, भाजपा के साथ अधिकारी व कर्मचारी चुनाव लड़ रहे हैं। सपा समर्थकों की गाड़ी पुलिस सीज कर रही है और भाजपा प्रत्याशी 30-30 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। नामांकन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह ने आज आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी को सत्ता का समर्थन हासिल है। बाहरी अपराधी गोसाईगंज विधानसभा सीट पर पहुंच करके यहां पर प्रचार कर रहे हैं। पुलिस उनके वाहनों को सर्च नहीं कर रही है। भाजपा प्रत्याशी के पति काफी चालाक हैं और होशियार। सन 2000 में प्राणों की भीख मांगकर जीते थे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। 2017 में शादी के नाम पर वह चुनाव जीते और अब पत्नी के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है कि अगली बार वो बेटे के लिए चुनाव लड़ें। फिलहाल 5 साल में भाजपा ने गोसाईगंज में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। जो हमारी पार्टी की प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हमारी पार्टी हटाएगी, लोग मदद करेगी। हम लोग भी गांव, गरीब, मजदूर, किसान की मदद करेंगे, उनके दुख और सुख में खड़े रहते हैं, खड़े रहेंगे। और बहुत से लोग जिनकी दवा इलाज नहीं हो पा रही है, उनकी हम लोग लगातार दवा इलाज कराया करते थे, वो सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई थी हमारे विधानसभा क्षेत्र में। अब फिर से हमारे जीतने का फिर से चालू होंगी और सारी व्यवस्थाएं होंगी। 12 से आओ अयोध्या विधानसभा खड़े हैं। हाँ, इधर जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पुलिस संरक्षण में घूम रहे हैं और लगातार वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं
और बदतमीजी करने के बाद अनर्गल आरोप भी उनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चाल चरित्र चेहरा कैसा है सब लोग जानते हैं, किस प्रवृत्ति के हैं, किस तरीके से हैं और किन लोगों के साथ रहते हैं। पहले बीच भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर उस समय जब बहुजन समाज पार्टी सरकार आई तो कूद के बहुजन समाज पार्टी में चले गए, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, फिर कूद के भारतीय जनता पार्टी में चले आए। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का भी चाल चरित्र चेहरा हर कोई जानता है, उनके लोगों का चेहरा हर कोई जानता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, इन्हीं कागज इन्हीं कलम है, अपने कलम से अपने कागज में चाहे जिसके ऊपर मुकदमा लिखे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर, और लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। गाड़ियाँ चिन्हित कर करके तलाशी ली जा रही है, 107-16 की नोटिस भेजी जा रही है और पाबंद किया जा रहा है, गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है और जनता इसका माँ को समय आने पूरा जवाब देगी। 2017 की अपेक्षा इस बार का चुनाव को लेकर किस तरह से तैयार है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी अच्छी तरीके से तैयार है। वो जानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में भय, भूख और गरीबी फैली हुई है। एक तरीके से इस समय उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, सिसक रहा है, रो रहा है, कराह रहा है। उसको मुक्त कराने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निकल चुके हैं, जनता खड़ी हो गई है और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी गुलामी से मुक्त होगा और अखिलेश यादव जी उस उत्तर प्रदेश में तो पुलिस का वर्जन भी आ चुका है कि ये सब फर्जी घटना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अत्याचार और गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ हो रही है। हमारा अत्याचार आपको दिख ही नहीं रहा है, उसका लाइव वीडियो भी चल रहा है कि किस तरीके से हमारी गाड़ियाँ रोक के तलाशी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और उसी क्षेत्र में दर्जनों गाड़ियों काफिले के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं। झंडा लगा हुआ है, कोई परमिशन नहीं है, हम लोगों को झंडा लगाने पर तो हम गाड़ी बंद कर रहे हैं, उनके बगैर परमिशन झंडा लगा गाड़ियाँ चल रही हैं। यही भारतीय जनता पार्टी और फैजाबाद पुलिस का चाल चरित्र और चेहरा है। नामांकन शुरू होने के चौथे दिन यानी शुक्रवार को बीकापुर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुनील पाठक अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने यहां पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बीकापुर के प्रत्याशियों ने वादों की झड़ी लगा दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुनील पाठक ने आज कहा कि इस बार बीकापुर की जनता बसपा को जिताने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी और सपा जैसी पार्टियों से जनता का मोह भंग हो चुका है। उन्होंने आज कहा कि बहुजन समाज पार्टी की रीतियों और नीतियों पर वो आगे बढ़ रहे हैं और जनता आने वाले 27 फरवरी को उनके पक्ष में मतदान करेगी। फिलहाल उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता का उन्हें प्यार मिल रहा है और चुनाव मैदान में इसीलिए वह है। उन्होंने कहा कि अगर वह चुनाव जीतते हैं तो जनता के साथ हैं और बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए वो हर संभव प्रयास करते रहेंगे। फिलहाल उनके साथ आज नामांकन पत्र दाखिल करते समय बहुजन समाज पार्टी के नेता करुणाकर पांडे भी मौजूद थे। विकास मुद्दा रहेगा और विकास के नाम पर आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और जो 274 बीकापुर की सम्मानित जनता जो भी दिशा निर्देश देगी उसके तहत कार्य किया जाएगा और माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद भरपूर प्राप्त हुआ और बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री थी। उन्होंने देश के किसानों के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, अक़लियत के लिए, जो मोस्ट बैकवर्ड हमारा है उनके लिए, सारे लोगों के लिए तमाम कार्य किया है। चाहे वो प्राथमिक शिक्षक संघ में भर्ती का मामला रहा हो, 4 बार के मुख्यमंत्री काल में उन्होंने एक बार 76,000 भर्ती किया, एक बार 72,000 किया, एक बार 75,000 किया और पुलिस विभाग में 1.5 लाख 2 लाख पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती किया, PSC में भर्ती किया। इन सब मुद्दों को लेकर के और सबसे मुख्य मुद्दा है लाइन ऑर्डर। मसौदा क्षेत्र के KM शुगर मिल स्थित डिस्टिलरी प्लांट के बगल में अचानक पाइपलाइन फटने से आग लग गई। हादसे में एक महिला मजदूर सहित 3 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें आनन फानन में जिला चिकित्सालय लाया गया।
चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। वहीं पाइपलाइन फटने के बाद आग लगने की सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को मिली तो मौके पर पहुंच गए। थाना अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि शुक्रवार की सुबह 10 बजे के करीब मजदूर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से डिस्टिलरी प्लांट के बगल में पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होते ही आग लग गई और इस दौरान एक महिला समेत 3 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों में रियाजुद्दीन का बेटा अकबर अली, कुसुम का बेटा कलसू सिन्हा और कुर्बान का बेटा झिल्लर शामिल हैं। ऐसा है कि ये केएम शुगर मिल है, उसमें बॉयलर फट गया है। वहाँ के प्रबंधक ने हमको सूचना दी और हमने यहाँ चिकित्सक और सब लोग तुरंत अलर्ट हो गए और यहाँ पे कुल 5 लोग आए। 3 को बर्न है इस लायक कि हमको इलाज करना पड़ेगा, 2 को कुछ भी नहीं हुआ है। तो सबका इलाज किया जाएगा, जैसी आवश्यकता होगी तदनुरूप उनको स्वस्थ करके पुनः भेजा जाएगा। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में पुष्पराज चौराहे के पास स्थित ला पिनोज पिज्जा रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ हो गया। बता दें कि रेस्टोरेंट के संचालक विवेक प्रकाश वर्मा हैं। आज उन्होंने बताया कि इस रेस्टोरेंट में ग्राहकों के लिए सभी प्रकार के फूड आइटम संपूर्ण रेंज में उपलब्ध हैं। सभी व्यंजन अनुभवी कारीगरों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा इस रेस्टोरेंट में रखी गई है। इस रेस्टोरेंट में पिज्जा, चाउमीन, बर्गर के अलावा अन्य फास्ट फूड आइटम उपलब्ध रहेंगे। रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि पूरे भारत में 450 शाखाएं इसकी हैं। उद्घाटन के अवसर पर विवेक प्रकाश वर्मा, ऋषभ वर्मा, तरुण वर्मा के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। रेस्टोरेंट है ये, यहाँ पिज़्ज़ा मिलेगा आपको और ये सिविल लाइंस फैज़ाबाद में है, पुष्पराज चौराहे के पास में है। इसकी आज ओपनिंग हुई है। इसकी ओपनिंग हम ही लोग द्वारा की गई है। कहाँ की कंपनी है? इंडियन कंपनी है, चंडीगढ़ इसका हेड ऑफिस है, लेकिन ये अब इंटरनेशनल ब्रांड हो गया है। लंदन में, दुबई में इसके कई जगह स्टोर हैं। पूरे हिंदुस्तान में 450 प्लस स्टोर हैं। क्या फैसिलिटी है ग्राहकों के लिए? अब आप बाकी जैसे देख ही रहे हैं, हर तरीके की फैसिलिटी है। आप यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं, होम डिलीवरी की सुविधा है, घर ले जाने की सुविधा है और जो भी ऑर्डर देंगे 15 से 20 मिनट के अंदर वो ऑर्डर आपको मिलेगा। और ये एक इंटरनेशनल ब्रांड के लेवल पे हम लोगों ने तैयार किया है। सारा स्वाद, सारा टेस्ट, जो भी सुविधाएं वो सब एक इंटरनेशनल लेवल पे अब आपको फैज़ाबाद या अयोध्या में उपलब्ध हैं। मुख्य आकर्षक इसका स्वाद है। आप जब पिज़्ज़ा हमारा खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो और भी हम लोग बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, जो वहाँ का टेस्ट है वही टेस्ट अब आपको यहाँ अपने लोकल घर फैज़ाबाद में बैठे बैठे मिलेगा। विवेक प्रकाश वर्मा है। हम पूरे फैज़ाबाद अयोध्या में देंगे। फ्री शब्द का इस्तेमाल ना करिए, ये फ्री ही है, इसमें कोई इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। 5 से 6 दिन के अंदर ये आपका जोमेटो, स्विगी, जितने भी ऑनलाइन डिलीवरी ऐप हैं सब पे उपलब्ध होगा। हमारा अपना भी ऐप है, आप डायरेक्ट लॉपिनो पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे अपने नंबर भी हैं इसमें, आप हमारे नंबर पे भी डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। और ज़्यादा रहेगा 20 से 25 किलोमीटर, हम पूरा फैज़ाबाद, पूरा अयोध्या सब कवर। अयोध्या के मणि पर्वत रोड स्थित पैगंबर हजरत सीस अलैहिस्सलाम का 2 दिवसीय सालाना उर्स रविवार से बड़े ही अदबो एहतराम से मनाया जाएगा। पैगंबर हजरत सीस अलैहिस्सलाम के सज्जादा नसीन अलौदे मखदूम पीर सैयद मोहम्मद आसिफ फिरदौसी ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत उर्स का आयोजन किया गया है। उन्होंने आने वाले जायरीनों से मास्क पहनकर ही उर्स में शामिल होने की अपील की है। हजरत सीस पैगंबर वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सालाना उर्स अरबी माह के 3 और 4 रजब को मनाया जाता है, जो कि इस फरवरी माह में 5 और 6 तारीख को मनाया जाएगा। 2 दिवसीय उर्स के मौके पर ऑल इंडिया नातिया मुशायरा का भी आयोजन होगा। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का सालाना उर्स 2 दिवसीय कल से मनाया जाएगा, जिसमें दूर दराज से लोग शामिल होंगे, जिसमें वक्ता और शुरा बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के मशहूर उलमा और शुरा तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें खुसूसियत के साथ मुफ्ती शाहनवाज आजम साहब मेहमानपुर शरीफ और मौलाना इरफान साहब खटीमा, मुफ्ती शब्बीर साहब, सोनभद्र, शायर इस्लाम आजम रज़ा तहसीनी बरेली शरीफ, जाकिर इस्माइली बहराची, नूर अहमद नूर कामपुरी। पिछले 15 दिनों में 3 बार सिस्टम फेल हो चुका है रिकाबगंज चौराहे का। जी हां, यहां पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया था और स्थिति ये थी कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यहां पर सहूलियत हो, इसकी के लिए यह सिस्टम यहां पर आधुनिक यातायात सिस्टम लगाया गया था।
लेकिन शुक्रवार को एक बार पुनः यह सिस्टम फेल हो गया और मैनुअली इसे यातायात के सिपाहियों को संचालित करना पड़ा। फिलहाल बता दें कि शहर के रिकाबगंज और पुष्पराज चौराहे पर लगा सिस्टम आए दिन फेल हो जाता है।